हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पेनी है, बहुत पेन दिया है। एक जमाने में कुछ अलग टाइप के प्राइस चला करते थे, आज कुछ अलग टाइप के प्राइस हैं। लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चूंकि हर दिन मार्केट में नए इन्वेस्टर आते हैं तो शायद उनको इसकी राम कहानी भी नहीं मालूम है। लेकिन यह भी सत्य है कि इसने अपने आप को बहुत बदला है। तो एक ऐसी एनालिसिस जिसमें आज करीब 18 से 20 मिनट वक्त लगने वाले हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री से लेकर आज के प्रेजेंट स्टोरी तक मैं लेके आऊंगा और आपको पता चलेगा कि मार्केट देखने का नजरिया क्या होता है, कैसे मार्केट को देखा जाता है और कैसे किसी चीज की कब्र खोदकर उसकी रिजल्ट को, उसकी एनालिसिस को लेके आया जाता है। तो बहुत मेहनत किए हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं बहुत कुछ। तो चलिए, आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। इसका नाम सुनते ही बहुत सारे इन्वेस्टर का खून खौल जाता है, क्योंकि इस कंपनी ने तमाम इन्वेस्टर का पैसा गंवाया है। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगा, इसका नाम सुनते ही जजमेंट मत लीजिए। समझते हैं, जानते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे भविष्य में भी वो गलती आप ना करें। और बिग लर्निंग के साथ बिग अर्निंग का मौका भी है इस शेयर में। खाली ऐसा नहीं है, अर्निंग का भी मौका है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, देखते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी जो शुरू हुई थी, इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया था। बहुत सारे चैलेंज थे, उन सारे चैलेंज को तोड़ा भी था। और उसके बाद एशिया की बिगेस्ट विंड एनर्जी प्लेयर बन गई थी। उसके बाद मैनेजमेंट थोड़ा सा ओवर एम्बिशन बन गई कि सारी दुनिया कर लो मुट्ठी में के ये प्लानिंग में आ गए और पूरा का पूरा एक्सपेंशन के प्लान में आ गए। तो विंड मार्केट जो था, विंड एनर्जी का मार्केट पूरी तरह कैप्चर करने के साथ साथ इन्होंने अच्छा खासा लोन ले लिया, एक्सपेंशन प्लान शुरू कर दिया, बहुत सारी कंपनियों का एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया। और कुछ टाइम के लिए ये सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन प्लान होती है उसमें क्लियरली इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहे थे। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने की है कि वो एक कंपनी कितनी भी कैपेसिटी के साथ आगे बढ़े, लेकिन बढ़ किस चीज से रही है? लोन से बढ़ रही है। करेक्ट, लोन यानी डेट। और डेट आते ही बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए, मतलब जो उनका एक्विजिशन प्रॉफिट में चल रहा था, जो सेल कर रहे थे, सब प्रॉफिट दे रहा था। उनका डेट मैनेजमेंट भी सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद कहते हैं बुरा वक्त आता है तो बोल के नहीं आता है, ट्विस्ट आया। ट्विस्ट, गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया विंड एनर्जी को। जो सब्सिडरी दे रही थी, जो एग्जेम्पशन दे रही थी, जो बेनिफिट दे रही थी, वो सब खींच लिया। और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट था, सब में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं, ये जो बिजनेस होते हैं, पूरा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, मोटा पैसा लगता है। और उस कंडीशन में जब इस तरह के सब्सिडरी एग्जम्पशन के जब रोल बैक होते हैं, तो वहां पर इंपैक्ट छोटा मोटा नहीं, जोर का झटका जोर से ही लगता है। और वही हुआ यहां पर। तो इस तरह यहां पर जो विंड एनर्जी की कंपनी थी, उन पे इंपैक्ट पड़ा। और विंड एनर्जी सेक्टर में ये जो बड़ा हाथी था, बड़ा शेर था, उसका नाम सुजलॉन था। लेकिन वो हाथी शेर सब चूहा बनने के बराबर हो गया। और इसीलिए अब यहां पर इनके साथ साइड इफेक्ट भी शुरू हो गए। साइड इफेक्ट में लॉसेज स्टार्ट हो गए, चीजें बिखरती चली गई, चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई, मैनेजमेंट कंट्रोल से बाहर चला गया। अब वहां पर ये चीजें में ये क्या करने लग गए, तो ये एनर्जी यूजर हैं। अब ये क्या किए कि 10 रुपए में विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कोल से आ गए कि कोल से 8 रुपीज में प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्यों ना कोल से ही प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो कॉस्ट इफेक्टिव पे चलता है। मतलब कि इस बात की चिंता नहीं है कि जो एनर्जी है वो इंड एनर्जी से ज्यादा क्लीन होगी, ऐसा सोचना नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं भले ही कोल से पॉल्यूशन ज्यादा हो, 2 रुपए तो बचेंगे। तो इसलिए इन्होंने विंड एनर्जी को धक्का मार दिया। उसके बाद ये कोल एनर्जी, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ऐसा करने से भी यहां पर डिमांड कम हो गया। तो पहले मतलब प्रॉफिट वगैरह तो इतना था नहीं, उसके बाद डिमांड भी कट हो गया, जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ा। उसके ऊपर डेट का बर्डन बढ़ गया। अब यहां से शुरू हुआ कंपनी का प्रॉब्लम। इस डेट बर्डन आने के बाद इसके जो लेंडर थे, उन्होंने सोचा चलो इसको डेट बर्डन थोड़ा सा कम करते हैं। इसलिए उन्होंने इसको रीस्ट्रक्चर का पहली बार प्लान किया। और सबने सोचा कि सब कुछ सही हो गया तो सुजलॉन एनर्जी ट्रैक पे आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर से कंपनी में कैश क्राइसिस आया और उसके बाद पैसे थे नहीं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन ऐसे वक्त पर भगवान के रूप में आए सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सिंघवी जी, और उन्होंने इस कंपनी में लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट किया
अराउंड 23% का स्टेक लिया। उसके साथ साथ सुजलॉन भी अपनी जो वैल्यू सब्सिडरी थी उनको उन्होंने सेल करके डेट को मैनेज करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के लिए सही चला, कंपनी ने प्रॉफिट भी देना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर से डेट क्राइसिस आया क्योंकि कंपनी में डेट फिर से एक्यूमुलेट होता चला गया। और यहीं पर सिचुएशन क्या है, तो यहां पर कंपनी अपना मार्केट शेयर खो चुकी है क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं थे। अब अपने जब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने को ही पैसे नहीं होंगे तो चीजें बिखर जाएंगी। तो एक्चुअली ये कंपनी की रिसेंट हिस्ट्री है और इसको सुनने के बाद आप सोच रहे हैं क्या बेकार की कंपनी है, क्यों हम एनालिसिस कर रहे हैं? तो दोस्तों जवाब है, इस कंपनी का एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में एक ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट भी हमने आपके साथ पिछली 2 वीडियो में शेयर किया था, जहां पर जिस वक्त 4 रुपए का प्राइस चल रहा था, 5 रुपए का प्राइस चल रहा था। तो अभी हम उस ट्विस्ट के बारे में बात करें जिससे कि मार्केट में इसका पोटेंशियल बढ़ के आया। और अगर कंपनी इसको सही तरीके से इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाती है तो वो होगा इनका टर्न अराउंड यानी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। जी हाँ, तो दोस्तों जो डेट है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और अगर आपके सही तरीके से देखेंगे तो सुजलॉन पे जो ये जो लोन है 18 बैंक का वो है 13,800 करोड़ का। अब यहां पे जो 18 बैंक है जिसको लीड करने वाली है एसबीआई, उन बैंक को सुजलॉन को देना है 18,800। मतलब देंगे कहां से? अब तो यहां पर जो रीस्ट्रक्चर किया गया है, डेट को स्प्लिट किया गया है, 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है सस्टेनेबल पोर्शन, दूसरा है अनसस्टेनेबल पोर्शन। सस्टेनेबल पोर्शन वो हिस्सा है जो सुजलॉन चुका है और अनसस्टेनेबल वो हिस्सा है जो सुजलॉन नहीं चुका सकता है। यानी पहला कौन सा चुका सकता है, दूसरा कौन सा नहीं चुका सकता है। इन 2 पार्ट में डेट को डिवाइड कर दिया गया। तो पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल पोर्शन की, देखते हैं क्या होगा इसमें। तो जो 13,800 का करोड़ का लोन है उसमें 5,200 करोड़ डेट ही डीम्ड है एज सस्टेनेबल है। मतलब इस डेट को सुजलॉन चुका सकता है, इसलिए 5200 करोड़ का जो डेट है वो सुजलॉन की बुक पर रहेगा। लेकिन ये डेट है उस पर 9% का लोअर इंटरेस्ट भी रहेगा। पहले का जो इंटरेस्ट था वो ज्यादा था, अब उसको रिड्यूस करके 9% कर दिया गया जिससे कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए। और साथ ही साथ 5,200 करोड़ का जो डेट है जिसपे सुजलॉन ने डिफॉल्ट किया था वो पेबल है ओवर द 10 ईयर पीरियड, मतलब 10 साल के अंदर कंपनी को चुकाना है। तो फिलहाल सुजलॉन पर 13,800 करोड़ हुआ जिसमें से देना कितना है? 5,200 करोड़। तो ये ही इनका ट्विस्ट और टर्न अराउंड है। अब यहां पर बात करते हैं अनसस्टेनेबल पोर्शन की, यानी 13,800 का जो था उसमें 8,600 करोड़ क्या हुआ? अनसस्टेनेबल, यानी कंपनी चुकाने में सक्षम नहीं है। करेक्ट है। अब इस पोर्शन का क्या करेंगे? तो इसके लिए ओसीडी यानी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी और सीसीपीएस यानी कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो दोनों ओसीडी और सीसीपीएस हैं वो रिन्यूएबल होंगे 20 साल के बाद, यानी 20 साल की वैलिडिटी होगी, उसका रिडीम किया जा सकता है। तो मतलब इफेक्टिव क्या है? तो जो बैंक है जिन्होंने सुजलॉन को लोन दिया वो अराउंड 62% का हेयर कट ले रहे हैं। इससे बैंक को यहां पर नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो सुजलॉन है उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और ये जो 62% का हेयर कट बताया गया है वो थियोरेटिकली है, याद रखिएगा, फ्रैक्शनली नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो कोई भी डेट राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। डेट के बदले कंपनी से ऑप्शनली ओसीएस और सीसीपीएस लिया जा रहा है। इसके लिए टेक्निकली बैंक यहां पर कुछ भी राइट ऑफ नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो यहां पे मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ पाए। वंस अपॉन टाइम एक मूवी आई थी अजय देवगन कंगना रनावत की। उसमें अजय देवगन कंगना रनावत को क्या करता है, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदने के लिए कहता है। वहां पे कोई दुकान नहीं होती है तो एक अमरूद की दुकान के पास जाता है, एक अमरूद की दुकान वाले से कीमत पूछता है। करेक्ट? तो वो बोलता है इसकी कीमत 5 पैसे। अजय देवगन बोलते हैं सोचो कि अमरूद दुनिया का आखिरी अमरूद है, तो वो कितना पैसा? 50 पैसा। उसके बाद बोलते हैं सोचो कि इस अमरूद को शाहजहां ने खुद पानी देकर उगाया तो इसकी कीमत क्या होगी? तो 1 रुपए। इस तरीके से बात करते करते 1,000 रुपए तक इसकी कीमत को पहुंचा देते हैं। करेक्ट? अब कंगना को क्या बोलते हैं कि 1,000 रुपए का अमरूद है। तो यहां पर बैंक भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। मींस उनका जो बड़ा सा लोन है बैंक उनके बदले छोटा सा ओसीडी और सीसीपीएस देके टेक्निकली अपनी बुक से कुछ भी राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर उसको ये एसेट मतलब एज अ कॉस्टली एसेट उनको बैंक के बुक के ऊपर राइट करके रखने वाले हैं। तो ये सीधा सा मतलब क्या है? क्या आपको ये फेयर लगता है, अनफेयर लगता है? तो चलिए डिस्कशन करते हैं अब उन बैंक के बारे में जिनका 62% का थियोरेटिकली हेयर कट लेना पड़ रहा है। उसमें एसबीआई है,
जो लीड कर रहा है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, यूनियन बैंक है, एक्सिस है, आईडीबीआई है, आईसीआईसी है, और भी कुछ बैंक है जो मिलकर 18 बैंक बन रहे हैं। अब ये 18 बैंक तो बेचारे परेशान। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि सुजलॉन को बर्बाद करने वाला जो इक्विपमेंट था, उस इक्विपमेंट का नाम क्या था? डेट। और उस डेट में अभी 62% क्या हो गया? हट गया। अब बाकी का जो डेट है दोस्तों, वो फिलहाल के लिए मैनेजेबल नजर आ रहा है, और इसलिए कंपनी के पास रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अच्छा खासा स्कोप निकल गया है। अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का इफेक्ट है, इसके बारे में समझते हैं। ये होने के बाद प्रमोटर के पास वो जो 392 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं, इससे क्या होगा कि ये जो इनके पास ऑर्डर आएंगे, वर्किंग कैपिटल में ये उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो वर्किंग कैपिटल नहीं थी, तो कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये रुके हुए प्रोजेक्ट को वापस से किक स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ दूसरा एडवांटेज ये भी है कि कंपनी को अभी हेडरूम मिल जाएगा। ये जो बिजनेस ऑपरेशन है, इनको रैंपिंग करने के लिए मार्केट में सही खबर जाएगी। तो अभी जो डेट घट रहा है, उसका फायदा यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन में आएगा, कैश फ्लो दिखेगा, तो इससे प्रेशर भी रिड्यूस होगा। और अभी तक जो कंपनी का कैश फ्लो था, जितना पैसा कंपनी के पास आ रहा था, उसमें से मेजोरिटी सेक्शन जो था इनके इंटरेस्ट बर्डन से ही जा रहा था, इनका कैपिटल क्या हो रहा था? एडजस्ट हो रहा था। तो ये सब चीजें अब बेहतर 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 हो पाएंगी, और जितना ज्यादा ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वहां पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। और यहां पर एक चेन रिएक्शन ट्रिगर होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, धीरे धीरे घटेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं ना कंपनी के, वो एक सबसे बड़ा हेडेक होता है। उसको अगर इंसान घटा लेता है, कंपनी घटा लेती है, वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार बात होती है। और वहां पर ये लोग उस चीज को 70% से भी कम कर रहे हैं, किसी तरीके से घटा घटा कर। और यहीं पर इस तरीके से जब ये बढ़ेंगे, फ्रीडम मिलेगी काम करने की, तो कंपनी बेहतर कर पाएगी। और अब यहां पर ऑलरेडी इन्हें 3 मौके मिले, 3 मौके फेल हो गए। अब ओवरऑल मुझे जो लगता है कि जो कहानी आगे बढ़ेगी, उस कहानी में मुझे बेहतर से बेहतर चीज ये लगती है कि अभी जिस तरीके से ये रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इनके पास एग्जीक्यूशन का टाइम आया, वहां पर ये अब जो ऑर्डर ले पा रही हैं और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पा रही हैं, जैसा कि आपने अभी लेटेस्ट में सुना होगा कि इन्हें सिद्धपुर गुजरात का 252 मेगावाट विंड पावर का प्रोजेक्ट मिला। करेक्ट है? तो वो जो प्रोजेक्ट मिला, वो क्या था? ये सारी पूरी हिस्ट्री का रियल प्रेजेंटेशन था। यानी पहले मैंने किस तरीके से ये कंपनी बर्बाद हुई, उसके बाद किस तरीके से रीस्ट्रक्चर प्लान हुआ, रीस्ट्रक्चर प्लान होने के बाद किस तरीके से जो पैसे थे उससे ये किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाते, उसका रियल प्रेजेंटेशन था। क्योंकि कंपनी के चेयरमैन का भी मानना है कि 2022 तक हम मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट रीस्ट्रक्चर हुआ है, इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट में भी काफी कम की है, साथ में 2021 में भी काफी ऑर्डर मिलेंगे। ये वो चीजें हैं जो टचवुड हमें जो डेट रीस्ट्रक्चर प्लान के समय से कही जा रही थी, वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है। और यही रीजन था कि 2 बार जब वीडियो मैंने आपके साथ सुजलॉन की बनाई थी, उस समय जो प्राइस था 4 रुपए 5 रुपए का चल रहा था, और तब भी मैंने कहा था ये आराम से आपके पैसे को, देखिए अगर आप वो सोचते हैं पुरानी दुनिया 440 रुपए वाली सुजलॉन की, वो भूल जाइए। लेकिन जो अभी की कहानी है, उस कहानी में आप एकदम 100% मान के चलिए कि ये जिस तरीके से पैसा आपके को बढ़ाया है, किया है, वो ऑलरेडी हमने आप लोगों को दिलाया ही दिलाया है। और अगर एक हम मोटा मोटा बात करें कि नेक्स्ट इसकी बुल रैली, तो वहां पे मुझे लगता है इसको 9 रुपीज के ऊपर बंद होना जरूरी है। और ये 9 रुपीज के ऊपर जब बंद होगा, तो फिर फर्दर न्यू कहानी बनेगी। बट मेरे लिए जो मैं चाहूंगा आप लोगों को समझ में आए कि जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा सुजलॉन क्या हुआ, डेट के कारण मर गया, तो वहां पर हमें जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है, मैं कहता हूं कंपनी क्या कर रही है,
कैसे कर रही है, कंपनी के लिए क्या अच्छी खबर आ रही है। यानी कंपनी से दोस्ती करने के बाद जो मैं कहता हूं कि उसके रियल लेटेस्ट अपडेट चलते हैं, उस पर हमें फोकस रखना चाहिए। यानी जो सुजलॉन में इन्वेस्टर मरे, अगर वो शुरू में ही फोकस करते कि सरकार ने सब्सिडी खींच ली, अगर उनकी दोस्ती कंपनी से होती, अगर वो कंपनी के बिजनेस को समझ पाते कि कंपनी सरवाइव ही इसलिए कर पा रही है क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, अगर वो खींच लिया गया तो कंपनी के लिए पैसा चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तो इन्वेस्टर निकल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन्वेस्टर एक बार घुस जाते हैं तो पोजीशन से शादी कर लेते हैं और वो निकल नहीं पाते। और यही होता है स्टॉक मार्केट में सबसे जहर काम। भैया जहर काम छोड़ दो, कंपनी कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं पहले उसको बिजनेस को समझिए। बिजनेस को समझते हैं तभी पैसा लगाइए, वरना पैसा मत लगाइए। उसके बाद वो डेवलपमेंट कैसे कर रही है, क्योंकि बिजनेस को जब आप समझेंगे तो वो जब डेवलपमेंट कर रही है तो वो डेवलपमेंट उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको क्लियर कट समझ में आएगा। लेकिन अगर बिजनेस की समझ नहीं होगी तो वो जब डेवलप करेगा आप क्या डिसाइड कर पाओगे, आप कुछ नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो आपकी मेहनत के पैसे लगे होते हैं और मेरी कोशिश थी इस वीडियो से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की, क्योंकि इस वीडियो को 4 रुपए में भी मैंने कवर किया था, तब भी मैंने आपको वही बताया कि चीज अच्छी है, जो प्लान हो रहा है, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो बिल्कुल सही है। और उसके मद्देनजर मैंने एक समरी के तौर पे आपको एक छोटा छोटा क्रिस्प कैसे डूबी, कैसे रिकवर हुई, ये पूरा नजरिया दिखाने की कोशिश की। अगर ये नजरिया आप तक पहुंचा हो, मेरी भाई वाली कोशिश आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा के सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर आदमी की कहानी है, वो किसी न किसी शेयर में फंसे हैं। इस तरह की जानकारी नहीं होने के कारण फिर उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है या जीरो हो जाता है, या अच्छे शेयर डूब जाते हैं और लोग कहते हैं अरे यस बैंक भी तो डूबा था, सुजलॉन भी तो डूबा था। तो भैया डूबते तो हैं, बट हमारे पास निकलने का भी ऑप्शन होता है। ये हम हैं जो अपने लालच में निकल नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करूं बस लाइक दीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।